हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए आज क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। जी हां, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और मैंने इसके पहले आपका चैप्टर 1 पढ़ा दिया है, चैप्टर 2 पढ़ा दिया है, चैप्टर 3 भी पढ़ा दिया है, चैप्टर 4 भी हो गया, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और सारे के सारे आपको वीडियो आपको प्लेलिस्ट, जी हाँ, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सारा का सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जोड़ा गया है। और आपको पीडीएफ चाहिए क्योंकि पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट जो है आपकी मांग ज़्यादा रहती है। तो पीडीएफ की पूरी जानकारी आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम वहाँ पे पूरा सेंड कर दिया जाता है। तो जाके एसकेएम स्टडी जो टेलीग्राम है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे सारे आपको पीडीएफ नोट्स, आपको हैंड रिटेन नोट्स जो है वहाँ मिल जाएंगे। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 8 वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। बोले तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो यह तो आपका चैप्टर है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है स्वास्थ्य और रोग, यहाँ पे आया है। मानव तो आपको पता होगा, मानव एक नर होता है, दूसरा मादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे और रोग के बारे में, तब इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य। यह स्वास्थ्य प्यारे बच्चों होता क्या है? तो स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी मनुष्य है वो शारीरिक यानी कि उसका शरीर, मानसिक यानी कि मेंटली दिमागिक, सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि समाज में उसके रिलेशन कैसी है, यदि ये तीनों सही है तो समझ लीजिए वो क्या है, वह एक स्वस्थ मनुष्य है और उसे ही स्वास्थ्य कहा जाएगा। तो स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्लियर? अब आता है आपका प्यारे बच्चों रोग। बोले तो डिसीज, यह रोग क्या होता है? सबसे पहले आप लोग स्वास्थ्य तो जान गए, अब बात आती है रोग क्या होता है। तो मनुष्य के सामान्य स्वास्थ्य में विचलन पैदा करने वाला कोई भी प्रकार्यात्मक परिवर्तन जो मनुष्य की सामान्य शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है रोग कहलाता है। यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का सामान्य जो स्वास्थ्य है उसमें यदि कोई विचलन हो रही है, अब वह कोई भी प्रकार्यात्मक परिवर्तन हो सकती है जो कि सामान्य शरीर की क्रिया में बाधा उत्पन्न करता हो। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी इसका बॉडी सामान्य है, अब इसमें क्या हो, इसके सर में दर्द होने लगे, दर्द हो रहा है। अब दर्द होगा तो सामान्य से असामान्य हो गया ना, तो यही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? यही आपका रोग कहलाएगा। बोले तो डिसीज कहलाएगा। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रोग कहा जाता है। रोग को प्यारे बच्चों दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला बांटा गया है संक्रामक रोग और दूसरा बांटा गया है असंक्रामक रोग। तो रोग को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि यह संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं, उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से कहाँ पहुँचे, किसी दूसरे व्यक्ति में पहुँचे, तो उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स जैसे संक्रामक रोग एक घातक रोग होते हैं। यानी कि एड्स जो होता है यह प्यारे बच्चों एक व्यक्ति से, कोई एक पर्सन है, इस एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में जाता है। जब किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में रोग जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स होता है, यह मान लीजिए कोई महिला है और यह क्या है? एड्स से पीड़ित है। यदि इसके साथ कोई भी पुरुष संबंध बनाएगा तो जाहिर सी बात है इसको भी एड्स हो जाएगा।
तो संक्रामक रोग क्या होता है, याद रखना, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाता है उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स। अब एड्स किसके द्वारा होता है, तो एड्स एक HIV वायरस है, इसके द्वारा प्यारे बच्चों, विषाणु है, इसके द्वारा क्या होता है, एड्स होता है। ठीक है ना, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका नाम है। चलिए दूसरा आता है असंक्रामक रोग। अब ये असंक्रामक रोग क्या होते हैं, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते, यानी कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं उसे प्यारे बच्चों संक्रामक रोग कहते हैं। और वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं उसे हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि एलर्जी। क्या एलर्जी, छींक आना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है? नहीं। कैंसर, कुपोषण आदि जो होते हैं यह सभी एक क्या है प्यारे बच्चों, असंक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं या चले जाते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि संक्रामक रोग में एड्स इसका उदाहरण है। उसी प्रकार है दूसरा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं, ये रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते उसे हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि एलर्जी, कैंसर, कुपोषण आदि जो होते हैं वो असंक्रामक रोग के क्या है, उदाहरण हैं। और इनमें कैंसर के कारण जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और जब किसी व्यक्ति को ये कैंसर नामक बीमारी हो जाती है तो उसकी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि बोले तो डेथ तक हो जाती है। तो यह एक घातक बीमारी है। अब कहेंगे सर कैंसर किसके कारण फैलता है, तो जब कोशिकाओं में जो आपकी सेल होती है उसमें अनियमित विभाजन होने लगे। क्या होने लगे, अनियमित विभाजन जब होने लगती है कोशिकाओं की तो उसके दौरान कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इसको समझने के लिए सोचिए, जैसे मान लीजिए एक खेत है, यह क्या है, कोई खेत है, इसमें आप लोग धान की फसल लगा दिए। अब धान जब पास पास आप लगा देंगे तो जाहिर सी बात है क्या इसमें हवा, पानी, खाद पहुंच पाएगा? अगर बहुत पास पास घना लगा दिए तो नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण ये सड़ने लगती हैं। यहाँ पे जो होता है वो क्या होने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। और इसी प्रकार जब आपकी जो कोशिका है उसमें अनियमित विभाजन होकर एक नया कोशिका का निर्माण करने लगती है ढेर सारी, तो यही क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, लास्ट में कैंसर का रूप धारण कर लेती है। जिसके कारण वहाँ पे जो उसको प्रोटीन है और विशेष प्रकार के जो भी होते हैं वायु हैं उसको नहीं पहुँच पाता, फिर वो कैंसर का रूप, और जिसके कारण वहाँ की जो कोशिका होती है सड़ने लगती हैं। क्या होने लगती है, सड़ने लगती हैं। तो यह एक संक्रामक रोग का क्या है प्यारे बच्चों, उदाहरण है। क्लियर। दूसरा आता है प्यारे बच्चों अगला जन्मजात रोग। यह जन्मजात रोग क्या होता है, तो ये रोग बच्चों में जन्म से ही उपस्थित होते हैं और जन्मजात रोग कहलाते हैं। यानी कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि बच्चों में जन्म से ही उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ही हम लोग प्यारे बच्चों मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम ही क्या होती है प्यारे बच्चों, मंगोलियन जड़ता होती है। इसमें क्या होती है, जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र होती है इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण सामान्य मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये एक और हो जाता है +1, तो कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। और जब 47 हो जाते हैं तो माथा चौड़ा हो जाता है, हाँ, हर एक स्ट्रक्चर बदल जाता है। और ये सब जो रोग होते हैं वो हमारे जन्मजात रोग होते हैं। और हीमोफीलिया, यह भी जन्मजात रोग है। एक और है प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं वर्णांधता भी जन्मजात से ही होता है। अगला आता है आपका प्यारे बच्चों उपार्जित रोग। क्या आता है, उपार्जित रोग। आप कहेंगे सर ये उपार्जित रोग क्या होते हैं, तो ये रोग जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं। जो रोग जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे संक्रामक रोग, तनाव, कैंसर, एड्स, कुपोषण जनित जो रोग होते हैं इत्यादि उपार्जित रोग होते हैं। क्या
क्या आपको तनाव पैदा होते तभी से होता है? बताइए। नहीं। पैदा होने के बाद जब आप टेंशन ले लेते हैं तब होता है। क्या कैंसर जब कोई व्यक्ति पैदा होता तभी से होता है? नहीं, बाद में। क्या आप एड्स के शिकार पहले से हो जाते हैं? HIV? हाँ, नहीं, बाद में होते हैं ना। तो ये सब जो रोग होते हैं वो पारित रोग होते हैं जो कि जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों रोग जनक। किसकी बात आती है? रोग जनक की। ये रोग जनक क्या होते हैं? वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं रोगाणु या रोग जनक कहलाते हैं। वे जीव जो क्या उत्पन्न करे? रोग। अब रोग जैसे कि आपके अंदर एड्स भी हो सकता है, हाँ, कैंसर भी हो सकता है, इत्यादि जो संक्रामक रोग होते हैं ये सब पैदा करते हैं, होते हैं ना कहीं ये हमारे विषाणु जीवाणु के द्वारा ही हो रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये रोग जनक कहलाते हैं जो इसको पैदा करेंगे। जैसे मलेरिया के रोग का जनक प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम के कारण ही किसी व्यक्ति में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया का जो रोग जनक क्या होता है? प्लाज्मोडियम होती हैं। तो जो रोग उत्पन्न करें उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? रोग जनक कहते हैं। लेकिन ये रोग वाहक क्या होते हैं? ये रोग वाहक क्या होता है? तो ये रोग जनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जैसे मलेरिया का रोग वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। यानी कि रोग वाहक वे होते हैं जो कि रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। रोग को नहीं ले जाएंगे बल्कि रोग जनक को, और रोग जनक ही क्या उत्पन्न करेंगे प्यारे बच्चों? यह रोग पैदा करेंगे। अब रोग जनक को ले जाने का काम कौन करेगा? वो करेगा मादा एनोफिलीज मच्छर। अगर आपके मलेरिया हो रही तो कभी नर के द्वारा नहीं होगा बल्कि किसके द्वारा होगा? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया नामक रोग पैदा होती है। तो कभी कभी नीट जैसे एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में आपके दे देता है कि मलेरिया का रोग वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। और मलेरिया का रोग जनक कौन होता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कौन ले जा रहा है? ए मादा एनोफिलीज मच्छर। अब मनुष्य में विषाणु जनित रोग, यानी कि मनुष्य में ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं जो कि विषाणु जनित रोग होते हैं? तो सबसे पहला होता है प्यारे बच्चों खसरा। सबसे पहला क्या है? खसरा। तो यह रोग पैरामिक्सो विषाणु कारक से वायु द्वारा बात करने, छींकते या खांसते, जब आपको खांसी आती है उसके समय फैलता है। क्लियर? अगला आता है आपका पोलियो। अगला क्या आता है प्यारे बच्चों? पोलियो। तो इस रोग का कारक पोलियो माइलिटिस विषाणु है। यह संदूषित पानी पीने से फैलता है। तो जो पोलियो होता है इसका जो रोग कारक होता है वो क्या होता है? माइलिटिस विषाणु होता है। और यह किसके द्वारा होता है? जब संदूषित पानी पीते हैं तो इसके कारण यह फैलता है। तीसरा आता है चेचक। अगला क्या है? चेचक। तो इस रोग का कारक वेरियोला विषाणु है। जो चेचक रोग का कारक क्या होता है? वेरियोला विषाणु है और यह वायु द्वारा फैलता है। जो चेचक होता है किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा, यानी कि बाई एयर। कौन सा रोग फैलता है प्यारे बच्चों? चेचक नामक रोग फैलता है। चौथा यहाँ पे है रेबीज। चौथा क्या है? रेबीज। तो इस रोग का कारक रहेंडो विषाणु है। रेबीज रोग का कारक क्या होता है? रहेंडो विषाणु है। यह संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है। तो संक्रमित कुत्ते के काटने से क्या फैलता है? यह रेबीज नामक रोग फैलता है। अब आता है जीवाणुओं द्वारा संक्रमित रोग, यानी जीवाणुओं द्वारा संक्रमित कौन कौन से रोग होते हैं? तो पहला होता है हैजा। किसी मनुष्य में सबसे पहला क्या हो जाता है? इसके कारण हैजा हो जाता है। तो इस रोग का कारक विब्रियो कोलेरी है। जो हैजा रोग का कारक कौन सा होता है? विब्रियो कोलेरी है, जो संदूषित भोजन व जल से फैलता है। हैजा रोग का कारक कौन होता है? विब्रियो कोलेरी होता है, जो कि संदूषित भोजन व जल से फैलता है। दूसरा है प्यारे बच्चों काली खांसी। दूसरा क्या है? काली खांसी। तो इसका कारक बोरेडेटेला परडूसिस है, जो संपर्क द्वारा फैलता है। जब एक दूसरे के बीच संपर्क में आते हैं हम लोग, किसी को खाली खांसी हुई है तब फैलता है। अगला है टिटनेस
ये टिटेनस क्या होता है, तो इस रोग का जो कारक होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है। इसका संक्रमण त्वचा के काटने पर फैलता है, इसलिए कहते हैं ना कि आप जाके टिटेनस का सुई लगवा लीजिए जब आपको चोट लगती है और वो चोट लोहे के द्वारा होती है, तो कहीं ना कहीं टिटेनस की सुई जरूर आपको लगवानी चाहिए। क्लियर। चौथा आता है प्यारे बच्चों टाइफाइड या आंत्रजर। ये टाइफाइड या आंत्रजर क्या होते हैं, तो इस रोग का कारक साल्मोनेला टाइफी होता है। जो टाइफाइड या आंत्रजर रोग का कारक कौन सा होता है, तो साल्मोनेला टाइफाई होता है। अब आता है कवकों द्वारा संक्रामित रोग, यानी कवक के द्वारा कौन कौन से प्यारे बच्चों संक्रामित रोग फैलते हैं, तो पहला फैलता है दाद। दाद यह क्या है, यह कवक फंगस के कारण फैलने वाला रोग है। तो इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटान है, जो त्वचा के संपर्क से संक्रमित होता है। ठीक है ना, तो इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटान है, जो त्वचा के संपर्क से संक्रमित होता है, और वो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका दाद होता है। अगला है प्रोटोजोआ द्वारा संक्रमित रोग। तो प्रोटोजोआ द्वारा संक्रमित पहला क्या है, मलेरिया। क्या है प्यारे बच्चों, मलेरिया। तो इस रोग का कारक प्लाज्मोडियम है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अब यहाँ पे बात याद रखना, जो मादा एनाफिलीज मच्छर है यह क्या है, यह रोग वाहक और एक होता है रोगजनक। तो ये बताइए प्यारे बच्चों, जो मादा एनाफिलीज मच्छर है यह क्या है, यह रोगवाहक है, और जो प्लाज्मोडियम है यह क्या है, रोगजनक है। तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर है यह रोगवाहक का कार्य करती है, यानी कि जो रोग प्लाज्मोडियम को है इसको लेके जाती किसी मनुष्य के अंदर डाल देती है, और जब ये हो जाता है, डाल देती है, तो मलेरिया नामक रोग फैल जाता है। तो ये बात आप याद रखना, रोगजनक जो रोग को पैदा करते हैं उसे रोगजनक कहते हैं, और जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उसे रोगवाहक कहते हैं। तो जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये रोगवाहक है, और जो प्लाज्मोडियम है क्या है प्यारे बच्चों, रोगजनक है। क्लियर। अगला आता है पेचिस। तो इस रोग का कारक एंटामोबिया है। पेचिस रोग का कारक क्या है, एंटामोबिया जो है पेचिस रोग का कारक है, जो संदूषित जल व भोजन से फैलता है। तो जो पेचिस रोग का कारक एंटामोबिया है, जो संदूषित जल व भोजन से फैलता है। ठीक है। कुछ प्रमुख रोग, उनके लक्षण तथा रोकथाम, यानी कि वो कौन कौन से रोग हैं, उन रोग के कारण क्या क्या है कि वो रोग पैदा हो रहे हैं, और उनके लक्षण क्या है जिसके कारण पता लगा पाएंगे तो कौन सा रोग है, और अगर रोग हो गया तो उसकी रोकथाम कैसे करेंगे, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे है प्यारे बच्चों पहला है मलेरिया। यह मलेरिया क्या है, रोग है। मलेरिया क्या है, रोग है, और किसके कारण फैलता है, तो वह प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है, यानी प्लाज्मोडियम क्या है, रोगजनक है। ठीक है। लेकिन इसका रोगवाहक कौन है, इसको पहुंचाता कौन है, तो जब मादा एनाफिलीज मच्छर है यह आपको काटती है, तो इसके कारण मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां अग्रलिखित हैं, यानी जो प्लाज्मोडियम की ऐसी कौन कौन सी जातियां होती हैं, तो सबसे पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो यह जाति भारत तथा ट्रॉपिकल व टेम्परेट क्षेत्र में रोग फैलाती है। रोगी को 48 घंटों बाद बुखार आता है, और इससे होने वाले मलेरिया को मीनिगन टेरिसन मलेरिया कहते हैं। ठीक ना। दूसरा आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो यह जाति पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में मिलती है। जो प्लाज्मोडियम ओवेल है यह जात कहाँ मिलती है, तो यह
पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में मिलती है। इसमें रोगी को 48 घंटे बाद के ही बुखार आता है। तीसरा आता है प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो इसमें रोगी को 72 घंटों बाद बुखार आता है और यह क्या होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई में। चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इससे सबसे गंभीर मलेरिया होता है। यह सबसे गंभीर क्या होते हैं प्यारे बच्चों मलेरिया होती है, जिसे प्रमस्तिष्क मलेरिया या परनीसियस मलेरिया कहते हैं। इसमें रोगी को 48 घंटों बाद बुखार आता है। क्लियर। अब है प्यारे बच्चों मलेरिया का संक्रमण, यानी जो मलेरिया का संक्रमण है वो किस प्रकार से फैलता है। तो जब मानव को संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है, संक्रमित एनाफिलीज जो मच्छर काटती है, तो प्लाज्मोडियम विषाणुजक रूप में मनुष्य में प्रवेश करता है, जो मानव होता है उसमें प्रवेश करता है। शुरू में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये क्या जो यकृत होती है आपके अंदर पाई जाती है उसमें अपनी संख्याएं बढ़ाते हैं, फिर आरबीसी पर, जिससे वह फट जाती है। और जब आरबीसी पर यह अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो जो आपकी आरबीसी है ब्लड है वो फट जाएगी और इनसे एफ विषाणु हीमोजॉइन पदार्थ निकलता है जो उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी है। और मादा एनाफिलीज के किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने पर परजीवी उसमें प्रवेश करता है, जहां में संख्या में बढ़कर स्पोरोजोइट्स बनाते हैं, जो मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में एकत्रित होते हैं। और इस प्रकार के किसी स्वस्थ व्यक्ति के काटने पर या उसको काटने पर यह स्पोरोजोइट्स को व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराता है। मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र मनुष्य व मादा एनाफिलीज में पूरा करता है। मच्छर को मलेरिया परजीवी का द्वितीय परपोषी तथा मनुष्य को प्राथमिक परपोषी कहते हैं। तो जो मच्छर को जो मलेरिया का क्या बोला जाता है परजीवी का द्वितीय परपोषी और मनुष्य को प्राथमिक परपोषी नाम दिया गया है। अब इसका बचाव और नियंत्रण क्या है, यानी कि जो आपका मलेरिया आपको ना होने पाए इसका बचाव कैसे करेंगे। तो इस रोग का नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे मुख्य उपाय हैं। जैसे कौन कौन से प्यारे बच्चों, चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। पहला है तालाब तथा गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। जो तालाब हैं और जो गड्ढे हैं उसमें बिल्कुल भी पानी जमा ना हो। दूसरा, मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए। जो मच्छर के जितने भी जनन स्थान हैं उसको क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, नष्ट कर देना चाहिए। तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जो नालियां हैं उनको ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि वहीं पर वो पनपते हैं, वो बाहर ना निकले। तीसरा है डीडीटी और बीएचसी आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इनका प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है। वैसे अगर देखा जाए तो डीडीटी और बीएचसी आदि का प्रयोग आप करके मच्छर तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत में ये जो डीडीटी और बीएचसी यह जो है यह सब क्या है कीटाणुनाशक हैं, यह सब प्रतिबंधित है, यानी कि बनते नहीं। लेकिन नष्ट करना हो तो इसी से आप इसको नष्ट कर सकते हैं डाल के। चौथा, ऑल आउट तेल, क्रीम और मच्छरदानी का प्रयोग मच्छरों को दूर भगाने के लिए करना चाहिए। और आपको जब देखिए कि यहाँ पे मच्छर है तो आप ऑल आउट तेल वाला ऑल आउट खरीद लीजिए। बहुत सारे क्रीम आते हैं या मच्छरदानी आप प्रयोग कर लीजिए, तो आपको मच्छर काटेंगे नहीं। तो इन सब का प्रयोग करके आप इनसे प्यारे बच्चों बच सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। इतना अगर हो गया तो मैं आगे बताऊं। चलिए अब दूसरा जो रोग आता है वो आता है आपके फाइलेरिएसिस। अगला क्या आता है फाइलिएरिसेसिस। इसको ही बोली प्यारे बच्चों, फाइलेरिया भी आप लोग कभी कभी सुने होंगे ना, लेकिन ये क्या है, ये फाइलेरिएसिस है। तो इसका रोगजनक क्या है, तो इसका जो रोगजनक होता है वो वाउचेरिया ब्रैकॉफ्टी होता है। और रोगवाहक कौन होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो जो रोगजनक है किसके कारण ये फाइलिएरिएसिस फैलता है, वो वाउचेरिया
बैंक्रॉफ्टी के द्वारा फैलता है। और रोगवाहक यानी कि रोग को एक स्थान दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर ले जाती है। तो इसका रोगजनक लसिका वाहिनियों में रहता है। इस परजीवी की जीवित तथा मृत दोनों अवस्थाओं से रोग होता है। जीवित अवस्था में यह फाइलेरिएसिस रोग या हाथी पाँव उत्पन्न करता है। जो हाथी पाँव रोग होता है, फाइलेरिया नाम सुने होंगे, यह वही है। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथीलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को क्या करती है? बहुत ही मोटा कर देती हैं। और लसिका नोड के जो ऊतक होते हैं, जो लसिका नोड के क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ऊतक, वह अन्य अंगों जैसे यकृत, प्लीहा, टांगों आदि में सूजन आने से इनका आकार बढ़ जाता है। इस रोग को गंभीर अवस्था में टांग का आकार सूजकर बढ़ जाता है और इस अवस्था को हाथी पाँव कहते हैं। और इस रोग का संचरण क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा यह रोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। रोकथाम क्या है, यानी कैसे आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं? तो मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए। जो मच्छर होते हैं और जो उनके लार्वा होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको नष्ट कर देंगे तो ये रोग नहीं संचरित होगा। क्यों? क्योंकि रोग का जो कारक है वो लार्वा ही तो है ना। तथा मच्छर के काटने से बचना चाहिए, अगर आपको मच्छर ना काटे। तीसरा आपका आता है एस्केरिएसिस। तो एस्केरिएसिस क्या होता है? तो इस रोग का जो जनक होता है वह एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स होता है। यह रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स नामक गोल कृमि से होता है। यह मादा कृमि प्रतिदिन लगभग 2 मिलियन अंडे उत्पन्न करती है, जो संक्रमित भोजन के साथ मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। इसका लार्वा आंत को छेद कर हृदय, फेफड़ा तथा यकृत को संक्रमित करता है और आंत में इनकी संख्या 500 से 5000 तक हो सकती है। क्लियर? इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि यह रोग हुआ है? तो अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप पता लगा सकते हैं कि मुझे एस्केरिएसिस हुआ है। उल्टी, अतिसार, गैस्ट्रिक अल्सर, घबराहट, ऐंठन इत्यादि प्यारे बच्चों एस्केरिएसिस के क्या लक्षण हैं? इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? तो अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी से बचना चाहिए कि उसका यूज ना करें। भोजन से पूर्व हाथों को अच्छी तरह धुलना चाहिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए इत्यादि जो होती है इसकी क्या है? रोकथाम है। चौथा आता है टाइफाइड या मोतीझरा। तो ये टाइफाइड या मोतीझरा रोग क्या होता है प्यारे बच्चों? तो यह संक्रामक रोग साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा फैलता है। यह छोटी आंत में रहता है तथा रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। इसका जीवाणु संक्रमित भोजन, जल, मल, मूत्र आदि द्वारा लोगों में पहुंचता है और मक्खियाँ इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। और जो मक्खियाँ होती हैं इस रोग को बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती हैं कि इधर से उधर करें। इसके प्यारे बच्चों लक्षण क्या है? तो पहला ये लक्षण है कि रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार रहना। तो लिख लीजिए, सबसे पहला लक्षण क्या है? जो रोगी रहता है उसको लंबे समय तक बुखार रहना आपका टाइफाइड या मोतीझरा का मुख्य लक्षण है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? पूरे शरीर में दर्द होने या होना। तीसरा है प्यारे बच्चों क्या है? भूख न लगना। अगर आपको भूख नहीं लग रही है ना, आप खाना वाना नहीं खा रहे तो समझ लीजिए कि आपको टाइफाइड हुआ है। तथा आंत में परेशानी होना इत्यादि जो है टाइफाइड या मोतीझरा के मुख्य लक्षण है। और अगला है
कभी कभी रोगी की आंत से रक्त का स्राव होने लगता है और उचित समय पर उपचार न होने पर, अगर उसका उचित समय पर उपचार नहीं होगा तो रोग से ग्रस्त व्यक्ति में से 10% की मृत्यु हो जाती है। यानी 100 लोगों को यह रोग हुआ है, टाइफाइड या मोतीझरा, अगर उसका सही से आप लोग दवा नहीं करा पाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ व्यक्ति मर जाएंगे। बचाव के उपाय क्या क्या हैं? आप टाइफाइड या मोतीझरा से कैसे बच सकते हैं? तो खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए ताकि मक्खियां जीवाणु को भोजन तक न ले जा सके। अगला, रोगी को प्रकाश व हवा युक्त कमरे में रहना चाहिए। जो रोगी हो उसको प्रकाश या फिर हवा युक्त जो कमरे हैं उसमें रहना चाहिए। अगला स्टाफ पॉइंट में देखेंगे प्यारे बच्चों, तो जल व अन्य पदार्थों को उबाल कर हमेशा प्रयोग करना चाहिए ताकि उसमें जो जीवाणु है, कीटाणु, वो नष्ट हो जाए। अगला पॉइंट में देखेंगे तो रोगी के मलमूत्र, थूक आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। जो रोगी है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो थूक रहा है, उसका मलमूत्र है, तो उसको कहीं ना कहीं दूर रखना चाहिए जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, ताकि यह रोग किसी और के साथ ना शेयर हो। अगला, वातावरण को स्वच्छ रखें ताकि कीटनाशक का नियमित छिड़काव करना चाहिए। और जो वातावरण हो अपने घर के आसपास सफाई करें और कीटनाशक का नियमित छिड़काव करते रहे ताकि वहाँ पे जो ये रोग जनक हो नष्ट हो जाए। और इसकी जांच कैसे की जाती है? तो इसकी जो जांच होती है, टाइफाइड की जो जांच की जाती है, वो वाइडल टेस्ट द्वारा इस रोग का जांच किया जाता है। अब अगला रोग आता है पांचवा, न्यूमोनिया। पांचवा रोग क्या आता है प्यारे बच्चों? न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया रोग का रोगजनक क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी न्यूमोनिया रोग का रोगजनक होता है। यह रोग फेफड़ों को संक्रमित करता है। जो न्यूमोनियाई रोग होता है, जो आपके अंदर फेफड़ा है उसको क्या करेगा प्यारे बच्चों? संक्रमित करेगा। और अगला, स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन क्रिया द्वारा संक्रमित वायु शरीर में प्रवेश करके संक्रमण फैलाती है और रोगी का जूठा भोजन करने व उसके संपर्क में रहने से भी यह रोग प्यारे बच्चों फैलता है। इसकी रोकथाम व बचाव कैसे करेंगे? तो संक्रमित व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जो संक्रमित व्यक्ति से आप हमेशा दूर रहें। अगर किसी को न्यूमोनिया हुआ है तो उसके पास आप ना रहें। उसके द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। न्यूमोनिया रोग की जांच कैसे की जाती है? तो इसकी जांच नाइल सेल्यूबिलिटी टेस्ट द्वारा इस रोग की जांच की जाती है। छठवां है प्यारे बच्चों डेंगू। अगला क्या है? डेंगू बहुत भयानक बीमारी है। इसका रोगजनक क्या होता है? फ्लेवी आयरिस डेंगू का रोगजनक है। रोगवाहक क्या है? मादा एडीज एजिप्टी मच्छर इसका क्या रोगवाहक है। तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। मादा एडीज दिन में मनुष्यों को काटती है और जो मादा एडीज मच्छर होती है हमेशा दिन में ही काटेगी, रात में नहीं काटेगी। और डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषक मनुष्य है तथा मादा मच्छर इसका द्वितीयक पोषक है। इस रोग का उद्भवन काल 3 से 7 दिन, कभी कभी 10 से 12 दिन का होता है। यानी कि जब यह काटेगी तो 3 से 7 दिन में आपको डेंगू हो जाएगा या तो 10 से 12 दिन में हो जाएगा। इसका लक्षण क्या है? तो पहला है इसका लक्षण, साधारण डेंगू में तीव्र ज्वर, तेज सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना और मांसपेशियों में ऐंठन आदि इसके क्या है प्यारे बच्चों? प्रमुख लक्षण हैं। और प्रचंड डेंगू में अगर देखें तो सिर दर्द, बुखार, नाक कान से रक्तस्राव होना, खून की उल्टियाँ होना, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाना, बेचैनी, रुधिर दाब का अधिक कम हो जाना और शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी होना आदि आपके प्यारे बच्चों प्रचंड डेंगू क्या लक्षण है। अगला सातवां आता है आपका चिकनगुनिया। तो यह विषाणु अल्फा विषाणु है। इसका न्यूक्लिक अम्ल एक सूत्री आरएनए होता है और इस विषाणु को मनुष्य में मादा एडीज इजिप्टी मच्छर फैलाती है। टाइगर,
मादा से भी यह रोग फैलता है और जो टाइगर मच्छर से भी हमारा चिकनगुनिया रोग फैलता है। लक्षण क्या क्या है? तो तीव्र जर, आपको बहुत तेजी के साथ बुखार, सिर दर्द, आंख में जलन, हाथों पैरों व धड़ में चकत्ते बनना, अनिद्रा आदि प्यारे बच्चों चिकनगुनिया क्या लक्षण है। अगला है स्वाइन फ्लू। धीरे धीरे कोरोना वायरस भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। यह विषाणु जनित रोग है। जो स्वाइन फ्लू होता है यह क्या है प्यारे बच्चों? तो यह एक विषाणु जनित रोग है और इसके विषाणु को SIV यानी कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु कहते हैं। स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु स्वाइन फ्लू को कहा जाता है। और SIV मनुष्य रूप से सुअर में पाया जाता है। और जो ये मनुष्य ने ये मुख्य है, मुख्य रूप से SIV कहाँ पाया जाता है? सुअर। सुअर देखे हैं तो सुअर में स्वाइन फ्लू पाया जाता है SIV। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार, तीव्र सिर दर्द, ठंड लगना, शरीर में दर्द, मतली, वमन, दस्त, नाक बहना, गले में जलन व खराश, खांसी व बलगम के साथ साथ रक्त आना, सुस्त थकान, भूख न लगना आदि इसके प्यारे बच्चों स्वाइन फ्लू के क्या है लक्षण हैं। इसका बचाव क्या क्या है? तो हाथों व नाखून की सफाई हमेशा करते रहें। खांसते व छींकते समय मुंह को रुमाल से ढक लेना चाहिए। खराब पानी पीने से बचें, यानी खराब पानी का उपयोग आप ना करें। 9वां आपका आता है जुखाम या सामान्य ठंड। तो यह अति संक्रामक रोग रहीनो विषाणु द्वारा होता है। जो जुखाम या सामान्य ठंड होती है किसके द्वारा होता है? तो यह जो रहीनो विषाणु है इसके द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? आंखों व नाक से पानी आना, खांसी तथा बुखार, हाथ पैर कमर में दर्द, शरीर कमजोर होना आदि प्यारे बच्चों इसके समान लक्षण हैं। बचाव कैसे करेंगे आप लोग इसकी? तो संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, जिसको जुखाम हुआ है उससे दूर रहें, तथा प्रयोग की गई चीजों का उपयोग नहीं लाना चाहिए। यानी अब कौन प्रयोग करेगा? तो जो संक्रमित व्यक्ति अगर वो कोई चीज प्रयोग कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी आप प्रयोग में न लाएं। 10वां आपका रोग आता है अमीबिएसिस पेचिस। क्या आता है? अमीबिएसिस पेचिस। तो यह एक प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होता है। ये परजीवी रोगी की मल के साथ बाहर आते हैं और घरेलू मक्खियाँ इसे फैलाने का मुख्य कारक है। और कभी कभी यह परजीवी यकृत व मस्तिष्क में पहुंचकर सूजन व घाव का कारक भी बनता है। इसके प्यारे बच्चों लक्षण क्या क्या होते हैं? तो पेट में दर्द, वैठन, सिर दर्द, शरीर का कमजोर होना, श्लेष्मा व रक्त युक्त दस्त होना, काले घेरे आंखों के नीचे हो जाना, चेहरे मुरझा जाना आदि प्यारे बच्चों इसके क्या प्रमुख लक्षण हैं। इसका रोकथाम व उपचार कैसे करेंगे? तो भोजन की अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। जो भोजन हो उसको आप अच्छी तरह पका कर ही उसका उपयोग करें, तथा नियमित रूप से स्नान करें, नाखून को काटें, भोजन से पूर्व हाथ धोना चाहिए और स्वस्थ जल का प्रयोग करें। स्वच्छ जो जल हो उसका ही प्रयोग आपको करना चाहिए, तथा रोगी को स्वस्थ मनुष्य से अलग रहना चाहिए। ठीक है ना? अगर जो रोगी है तो कभी भी स्वस्थ व्यक्ति के पास ना जाए। अगला आता है आपका प्यारे बच्चों 11वां दाद। तो दाद रोग का कारक क्या होता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन व एपिडर्मोफाइटान नामक वंश के कवकों से दाद नामक रोग होता है। इस रोग का संचरण संक्रमित व्यक्ति के कंघी कपड़ों के संपर्क द्वारा होता है। लक्षण क्या क्या हैं? त्वचा, नाखून पर खुरदुरे, पपड़ीदार काले चकत्ते बन जाते हैं और इनसे खुजली होती है। अगला है बचाव व उपचार। तो रोगी को दूर रहना चाहिए। इस रोग का उपचार विभिन्न प्रतिजैविकों, रिंग कटर, मरहम आदि द्वारा ही संभव है। अब आता है प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको प्यारे बच्चों आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आप दे देता है कि चलिए बताइए कि प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत सारे वहाँ पे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है, तो इसको आप अच्छे से कलेक्ट करके याद करके रखेंगे। तो परपोषी को प्रतिरक्षित तंत्र से मिली रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। तो प्रतिरक्षा क्या होती है याद रखना, परपोषी को प्रतिरक्षित तंत्र से
मिली रोग कारक जो रोग पैदा कर रहे हैं उन जीवों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है। पहले क्या होती है? सहज प्रतिरक्षा और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सबसे पहला क्या होती है? सहज प्रतिरक्षा, दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सबसे पहला देखेंगे प्यारे बच्चों सहज प्रतिरक्षा कि यह सहज प्रतिरक्षा क्या होती है। तो यह एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। जो सहज प्रतिरक्षा होती है यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय के मौजूद होती है और यह जन्म से ही प्यारे बच्चों आपके अंदर पाई जाएगी और यह शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के विरुद्ध अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है, जैसे शारीरिक रोध, कार्यकी रोध, कोशिकीय रोध और साइटोकाइन रोध आदि। ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य में त्वचा जो रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। जैसे आपकी त्वचा है, अगर त्वचा है तो क्या इसमें रोगाणु प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, इस पे ही आके वो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? रुक जाएंगे। ठीक है ना। और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है यह रोगजनक विशिष्टता है। इसका अभिलक्षण स्मृति है। हमारे शरीर का पहली बार किसी रोगजनक से सामना होने पर शरीर एक अनुक्रिया करता है और बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है जो स्मृति पर आधारित है। जैसे मानव में चेचक की बीमारी के लिए जो प्रतिरक्षा है एक उपार्जित प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा है। ठीक है ना। उपार्जित एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। तो उपार्जित एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? तो पहली आती है प्यारे बच्चों लिम्फोसाइट। पहले क्या आती है? लिम्फोसाइट। तो प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है यही तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है बॉडी को, जो कि रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता देता है। और जो प्रतिरक्षा तंत्र है किन्ने दो प्रकार की कोशिकाओं से बना है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका निर्माण वंश कोशिकाओं हीमोसाइटोब्लास्ट से भ्रूणपोष के यकृत में तथा वयस्क के अस्थिमज्जा में होता है। बनने के बाद जिन लिम्फोसाइट का विभेदीकरण बरसल लिम्फाइड ऊतकों में होता है उन्हें बरसल या बी लिम्फोसाइड कहते हैं। जिनका विभेदीकरण थाइमस ग्रंथि में होता है और उन्हें थाइमस या टी लिम्फोसाइड कहते हैं। बी लिम्फोसाइड एंटीबॉडी माध्यित ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है तथा टी लिम्फोसाइड कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। क्लियर। बी लिम्फोसाइड की प्लाज्मा कोशिकाएं संक्रमण स्थल पर नहीं जाती जबकि टी लिम्फोसाइड संक्रमण स्थल तंत्र पर प्यारे बच्चों चली जाती हैं। बी लिम्फोसाइड शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु व विषाणु के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है तथा टी लिम्फोसाइड जीवाणु व विषाणु के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के रोग जनक प्रोटोजोआ, फंगस, कृमि आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। बी लिम्फोसाइड प्रत्यारोपित अंगों के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं करती तथा टी लिम्फोसाइड प्रत्यारोपित अंगों की अस्वीकार्यता हेतु उत्तरदायी होती है। अगला है आपका सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या है प्यारे बच्चों? सक्रिय प्रतिरक्षा। जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? जब व्यक्ति की शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति क्या करें? प्रतिरक्षी विकसित करती हैं तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह धीमी होती है तथा जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। अगला, इसमें शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना प्यारे बच्चों सक्रिय प्रतिरक्षा में नहीं करना पड़ता। अगला आता है आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या आती है प्यारे बच्चों? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब आता है प्यारे बच्चों आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा मैंने पढ़ लिया, यानी कि आप लोगों ने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो जब हमारे शरीर की रक्षा करने हेतु बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि जो शरीर की रक्षा करने वाले बनाए गए जो प्रतिरक्षी होते हैं वो एंटीबॉडी के रूप में सीधे आपको दिए जाए। जैसे कि इस समय कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविड शील्ड लगाई जा रही है,
तो ये सब जो है हमारी आपकी क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। यह तुरंत ही राहत पहुंचाती है और इसका प्रभाव थोड़े समय के लिए ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे माँ से शिशु को दी जाने वाली प्रतिरक्षा, ठीक है ना। अब है प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण। ये प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण क्या होती है प्यारे बच्चों? तो टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। जो टीकाकरण का सिद्धांत है यह किस पर आधारित है? यह प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण विधि में रोगजनक दुर्बलीकृत रोगजनक की को प्रतिजनी प्रोटीनों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियों वास्तविक संक्रमण के समय रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देती है और टीका स्मृत भी तथा टी कोशिकाओं भी बनाते हैं, जो परिवर्ती प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है तथा प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। अब आता है प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा तंत्र की विसंगतियां, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की क्या क्या विसंगतियां हैं। तो पहली है एलर्जी। पहली क्या है प्यारे बच्चों? एलर्जी। तो पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अत्यधिक संवेदनशील अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है और वे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोल लेते हैं? एलर्जेन का नाम देते हैं। और इसके सामान्य उदाहरण धूल की चिचिड़ी, परागण आदि हैं। दूसरा है आपका स्वप्रतिरक्षा रोग। तो कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देती है, फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे इंसुलिन आधारित मधुमेह इत्यादि। अब आता है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग, ऊतक कोशिकाएं व घुलनशील अणु जैसी प्रतिरक्षा तंत्र शामिल हैं। जैसे लसिकाभ अंग, तो ये वे अंग हैं जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति एवं परिपक्वन व प्रचुरभवन होता है और इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला किसमें? प्राथमिक लसिकाभंग और दूसरा द्वितीयक लसिकाभंग। तो सबसे पहले प्राथमिक लसिकाभंग, तो इसमें अस्थिमज्जा थाइमस जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। दूसरा है द्वितीयक लसिकाभंग, परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, नसिका ग्रंथियों, टोंसिलो, क्षुद्रांत के पेयर पेंचो व परिशेषिका जैसी द्वितीयक लसिकाभ अंगों में चले जाते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों HIV और एड्स। तो HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका रोग कारक है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। HIV पश्च विषाणु समूह का एक विषाणु है जिनमें RNA पाया जाता है। संक्रमण देखें तो HIV का संक्रमण निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। पहला किससे होता है? संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त व रुधिर उत्पादकों के आधान से, अपराध द्वारा संक्रमित मां से उसके बच्चे में। संक्रमण होने व एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है जिसे संक्रमण काल कहते हैं। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों, प्रायः 5 से 10 वर्ष तक हो सकती है। इसके लक्षण क्या क्या है प्यारे बच्चों? तो मनुष्य के शरीर में आने के बाद HIV विषाणु बृहद बचकाणु में प्रवेश करता है और यहाँ उसका RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिकृतियन से विषाणुवीय DNA बनाता है, जो परपोषी की कोशिका के DNA में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है और HIV सहायक टी लसिकाणु के घुस जाते हैं और वह संतत विषाणु पैदा करते हैं। रुधिर में छोड़े गए संतत विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाणु पर हमला करते हैं और यह क्रम बार बार दोहराया जाता है। इस कारण से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है
और इस दौरान बार बार बुखार आता है, व दस्त आते हैं और वजन हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, घटता जाता है। जांच कैसे करेंगे? तो एड्स के निश्चित परीक्षण हेतु पश्चिमी ब्लड टेस्ट परीक्षण को उपयोग में लाया जाता है। औषधि देखें तो प्रतिपक्ष विषाणुवी औषधियों को एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। ये औषधियां रोगी की मृत्यु की अवधि बढ़ा देती हैं और रोग नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना, रोग नहीं, इसको रोक नहीं सकती, लेकिन रोग जो मृत्यु की अवधि वो बढ़ जाएगी, यानी मृत्यु अब 3-4 महीने और बढ़ जाएगी, लेकिन रोग नहीं बढ़ता, यानी कि रोक नहीं सकती उसको। अगला है रोकथाम। तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता, अतः इसकी रोकथाम सबसे उत्तम उपाय है। एड्स संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक व निजी अस्पतालों व क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य सुइयों व सिरिंज ही काम में लाई जाती है और इसकी व्यवस्था करना, और जो कंडोम होता है निरोधक मुक्त वितरण देखते हैं बहुत बढ़ता रहता है, फ्री में ले लीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए, और सुरक्षित एवं संबंधों का सिफारिश करना। अगला आता है प्यारे बच्चों कैंसर। देखिए मैंने बोला था ना कैंसर, तो शरीर में कोशिका वृद्धि व विभेदन अत्यधिक नियंत्रित व नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां टूट जाती हैं और यह गुण प्रसामान्य कोशिकाएं दर्शाती हैं, जिसे स्पर्श संबंधन कहते हैं, और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका स्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। फलस्वरूप कैंसर कोशिका विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है, जिसे अबुर्द कहते हैं। और अबुर्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सुदम अबुर्द और दूसरा दुर्दम अबुर्द। तो सुदम अबुर्द क्या होता है? ये अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों पर नहीं फैलते और इनसे मामूली क्षति होती है। और दुर्दम अबुर्द में देखें तो यह तेजी से बढ़ती है तथा अपने आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला कर उन्हें क्षत पहुंचाती हैं। अब है कैंसर कोशिकाओं के गुण, यानी जो कैंसर कोशिकाएं उसके क्या क्या गुण हैं? तो ये लगातार एवं तेजी से विभाजित होती हैं तथा विभाजन व वृद्धि के लिए बाह्य कोशिका वृद्धि कारकों की आवश्यकता नहीं होती। ये सतत विभाजन द्वारा ट्यूमर बनाती है, जहां से कोशिकाएं निकलकर शरीर के अन्य भागों में चली जाती हैं और इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। अब आता है कैंसर के प्रकार। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रभावित ऊतकों के आधार पर कैंसर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला सार्कोमा कैंसर, तो यह मीसोडर्म से उत्पन्न ऊतक जैसे उपास्थि, हड्डियां, एट और टेंडन, वसा, ऊतकों आदि को प्रभावित करता है। दूसरा है कार्सिनोमा, तो यह ग्रंथिल व एपिथीलियम ऊतकों में होता है, जैसे अग्नाशय, आमाशय, मुख, स्तन आदि में। तीसरा है ल्यूकेमिया, तो यह रक्त निर्माण करने वाली कोशिकाओं का कैंसर है, इसे लिम्फोमा भी कहते हैं और इसे रक्त कैंसर भी कहा जाता है। अगला है कैंसर के कारण। कैंसर क्या क्या कारण है? तो इनमें भौतिक, रासायनिक व जैविक कारक भी हो सकता है, जो कैंसरजन कारक कहलाते हैं। कैंसर का उपाय क्या क्या है? आमतौर पर इसके लिए शल्य क्रिया विकिरण चिकित्सा व प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यकर्म विकिरण चिकित्सा तथा ईसो चिकित्सा के संयोजन से किया जाता है। अब है ड्रग व एल्कोहल कुप्रयोग। तो ड्रग में जैसे ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स तथा कोका एल्केलाइड्स आदि आते हैं, ठीक है। अब है ओपियाइड्स, तो आमतौर पर इनका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत अफीम व उसके व्युत्पन्न हेरोइन, स्मैक, मॉर्फिन, कोडीन आदि आते हैं। अगला है अफीम, तो इसका स्रोत पैपेवर सोनिफेरम है। यह पोस्त के पौधे पैपेवर सोनिफेरम के हरे कच्चे फल से प्राप्त किए जाते हैं और लैक्टेकस से तैयार किया जाता है। अब आता है मॉर्फिन, तो इसका प्रयोग दवाओं में दर्द निवारक, निद्राकारक तथा मन शांत करने के लिए किया जाता है। यह सफ़ेद रवेदार कड़वा स्वाद वाला अफीम का एल्केलॉइड है। अगला है कोडीन, तो यह सफ़ेद रवेदार एवं कड़वे स्वाद वाला मेथिल मॉर्फिन है, जिसका प्रयोग कफ सिरप एवं हल्के दर्द निवारक दवाओं में किया जाता है। अगला है
कैनाबिनोइड्स, तो यह रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनोइड्स ग्रंथियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं और प्राकृतिक कैनाबिनोइड्स भांग, कैनोबियस, सैटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं और इस पौधों की पत्तियां भांग के रूप में पेय के रूप में प्रयोग की जाती हैं। गांजा के रूप में सूखे हुए मादा पुष्पक्रमों के धूम्रपान के रूप में करते हैं। अगला है कोका एल्काइड, तो इसे कोकीन कोका भी कहते हैं। इसका स्रोत एरिथ्रोजलाइम कोका है। यह एक पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। कोकेन प्रायः सांस द्वारा जोर से छींकी जाती है और कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम हो जाता है। अब है धूम्रपान, तो तंबाकू सोलेनेसी कुल का पौधा है। आजकल यह पूरे विश्व में पाया जाता है और तंबाकू के कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक एल्केलॉइड निकोटीन शामिल है और निकोटीन अधिविक्र ग्रंथि को उद्दीपित करती है जिससे एड्रेनलिन व नार एड्रेनलिन रक्त परिसंचरण में प्रमोचित होती है और ये दोनों रक्तचाप व हृदय स्पंदन दर बढ़ाती हैं और लंबे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़ों की जो वायु कुपिकाएं फट जाती हैं जिससे एम्फाइसीमा रोग होता है। तो ये प्यारे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट वीडियो है। हिंदी मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी पर आधारित है और हर एक पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल एसके मिश्र मिलेगा। आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हैं, हर बोर्ड के लिए है एनसीईआरटी पैटर्न। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का कंप्लीट चैप्टर 8 है प्यारे बच्चों, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, वॉच कीजिए, हर एक वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।